नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज सीजीटीईटी के एक प्रैक्टिस टेस्ट को सिर्फ हल नहीं करते, बल्कि इसे बाल विकास और शिक्षण के सिद्धांतों पर एक मास्टर क्लास में बदलते हैं। तो शुरू करते हैं ये सफर। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है, बच्चे सीखते और बढ़ते कैसे हैं? इसका जवाब कोई एक लाइन का नहीं है। आज हम इसी पहेली की परतों को एक-एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसकी नींव को समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले चलिए मानव विकास के बिल्कुल बेसिक ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि बाल विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कोई बच्चा पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर किसी चीज को पकड़कर खड़ा होता है और उसके बाद ही अपना पहला कदम बढ़ाता है। हर अगला कदम पिछले कदम पर ही तो टिका होता है। एक बहुत आम धारणा है कि सभी बच्चे एक ही रफ्तार से बड़े होते हैं, पर सच तो यह है कि हर बच्चे के विकास की अपनी एक अलग यूनिक स्पीड होती है। हाँ, इसमें जेनेटिक्स का मतलब आनुवंशिकता का एक बड़ा रोल है, पर सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है, उसका पोषण कैसा है, ये सब बातें भी उसकी ग्रोथ की स्पीड पर गहरा असर डालती। अच्छा, अब ये बात बड़ी दिलचस्प है। विकास की एक तय दिशा होती है। प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत कहता है कि शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी और धड़ मजबूत होते हैं और उसके बाद बाजुओं और उंगलियों पर कंट्रोल आता है। इसके साथ एक और सिद्धांत काम करता है, सेफेलोकॉर्डल, यानी विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तभी तो बच्चे पहले अपना सिर संभालना सीखते हैं और चलना बहुत बाद में। तो विकास की बुनियाद समझने के बाद अब जरा सीखने के कैसे पर फोकस करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो हमारे अनुभवों को ज्ञान में बदल देती है? आइए देखते हैं। तो सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या कोई पैदाइशी संगीतकार होता है? नहीं, बल्कि घंटों का रियाज और अनुभव ही उसे महान बनाता है। बाल विकास में भी अनुभव का यही रोल है। सीखना असल में अपने माहौल के साथ, अपने अनुभवों के साथ जुड़ने से ही होता है। लेकिन कोई भी चीज हमारे दिमाग में पक्की कैसे हो जाती है? ये एक पूरा प्रोसेस है। शुरुआत होती है प्रयोग और भूल से, मतलब ट्राई करने से। फिर अचानक एक आहा मोमेंट आता है जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। जैसे कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी को अचानक समझ आ गया था कि बक्सों को एक के ऊपर रखकर केले तक पहुंचा जा सकता है। और फिर बार बार दोहराने से, यानी पुनरावृत्ति से, वो सीख स्थायी हो जाती है। शिक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक है कि सजा देने से व्यवहार में सुधार होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि सजा से कोई स्थायी सुधार नहीं होता। ये बच्चों के मन में सिर्फ डर और नेगेटिव भावनाएं पैदा करती है। इसके बजाय अगर अच्छे व्यवहार को सराहा जाए, उसे इनाम दिया जाए, तो वो ज्यादा असरदार होता है। इससे बच्चे ये सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, न कि सिर्फ ये कि क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन दिग्गजों की, उन विचारकों की, जिन्होंने बच्चे के मन को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये लोग आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के आर्किटेक्ट हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है जीन पियाजे का। उन्होंने बताया कि बच्चे सोचते कैसे हैं, दुनिया को समझते कैसे हैं। उनका काम इस फील्ड में एक क्रांति जैसा था। पियाजे ने विकास के अलग अलग चरण बताए। इनमें से एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो करीब 7 से 11 साल की उम्र में आती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इस उम्र का बच्चा ये तो समझ सकता है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, खासकर अगर उसे 4 चीजें दिखाकर समझाया जाए। लेकिन वो न्याय या ईमानदारी जैसे अमूर्त, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने में स्ट्रगल कर सकता है। एक और बहुत बड़े विचारक हैं लेव वाइगोत्स्की। उनका एक कमाल का आइडिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या ZBD। इसे ऐसे समझिए कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। वो अकेले नहीं चला पा रहा, पर अगर कोई पीछे से साइकिल पकड़ ले तो वो चला लेता है। बस यही जो मदद वाला दायरा है ना, जहां बच्चा किसी की मदद से कुछ सीख सकता है, वही ZBD है। और सबसे अच्छी लर्निंग यही होती है। अच्छा, जब भी सीखने की बात होती है तो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता की बात जरूर होती है। पर सवाल ये है कि क्या इसे मापा जा सकता है? क्या इसे नंबर दिए जा सकते हैं?
हाँ, इसका एक तरीका है IQ। फॉर्मूला है मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ एक नंबर नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सभी तो बुद्धिमत्ता के ही रूप हैं जिन्हें IQ टेस्ट नहीं माप सकता। और क्योंकि बुद्धिमत्ता सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसलिए सीखना भी सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये एक सामाजिक और भावनात्मक सफर भी है। तो चलिए अब विकास के इस पहलू पर भी एक नज़र डालते हैं। बचपन में दोस्तों का ग्रुप हमारी पहचान बनाने में मदद करता है। फिर जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है, आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, और ये दौर अक्सर बहुत ज्यादा तनाव और उथल-पुथल वाला होता है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान का दौर क्यों कहते हैं? इसके पीछे सीधी सीधी साइंस है। एक तरफ शरीर में हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ मन में पहचान का संकट चल रहा होता है। मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने इसे पहचान बनाम भूमिका भ्रम का स्टेज कहा है। इस दौरान किशोर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं कौन हूं, और ये प्रोसेस बहुत तनाव भरा हो सकता है। तो इन सभी सिद्धांतों, इन सभी बातों को जानने के बाद हम सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इन सबका क्लासरूम में क्या मतलब है? एक शिक्षक की भूमिका आखिर है क्या? देखिए, आज के टीचर का रोल सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसमें स्पेशल ज़रूरतों वाले बच्चों को बाकी बच्चों के साथ पढ़ाना, ग्रुप में काम करने को बढ़ावा देना, बच्चों की क्रिएटिविटी को जगाना और सीखने सिखाने के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन का इस्तेमाल करना, ये सब शामिल है। इन सभी भूमिकाओं के लिए एक शब्द है, सुविधादाता, यानी फैसिलिटेटर। और आखिर में एक टीचर के रोल का पूरा सार इसी एक लाइन में है। शिक्षक का सबसे ज़रूरी काम सिखाना नहीं, बल्कि सीखने के प्रोसेस को आसान बनाना है। वो एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है जो बच्चों को खुद ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। तो इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि बच्चों के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके में, हमारे नज़रिए में क्या एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।